विभाग बी, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो। प्रत्येक के 2 अंक हैं, 20 नंबर यानी 10 क्वेश्चन इसमें से हल करना है। 25वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखो और n-4वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको n बराबर क्या दिया गया है, n-4 दिया गया है, बराबर। तो हमारे पास समांतर श्रेणी का जो सूत्र होता है लिखते हैं, समांतर श्रेणी यानी कि an बराबर a प्लस n-1 गुणा d होता है। a कितना है हमारे पास, तो a हमारे पास a ही है। n की जगह पर हमको लिखना है n-4 और -1 की जगह पर -1 लिखना है, यहाँ पर d लिख देना है। a प्लस n की जगह पर n, दोनों संख्याएं एक जैसे निशान हैं, एक जैसे निशान हो तो हम जोड़ते हैं और अलग अलग निशान हो तो घटाते हैं। 4 और 1 हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 5 हो जाता है और यहाँ पर हम d लिख देते हैं। a प्लस n-5 d हमारा आंसर आ जाता है। अब हम अथवा वाला सवाल देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। 25वां अथवा वाला क्वेश्चन है, 7 से विभाज्य हो ऐसी 3 अंक की प्राकृतिक संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हम 25वां सवाल है, देखो यहाँ पर इस तरह के 3 सवाल आते हैं, 3 से विभाज्य, 6 से विभाज्य और 7 से विभाज्य। तीनों में से कोई एक सवाल जरूर पूछते हैं, बोर्ड की परीक्षा में IMP क्वेश्चन है। तो हम लोग इसमें से अगर हम लोग 7 की जगह पर 3 दिया हो तो हमको सबसे पहले क्या कर लेना है, संख्या ढूंढनी है, कौन कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 अंकों की संख्या कहाँ से चालू होती है, 100 से चालू होती है। हम उससे 7 से विभाज्य बोला है तो 7 से हम भाग दे देते हैं, तो 7 एकन 7 हो जाता है, बचा 3, 7 चौक 28 होता है। कितना बचता है, शेष 2 बचता है। तो यहाँ पर हमने देखा कितना आया, यहाँ पर तो हमने 7 से भाग दिया तो यहाँ पर 7 चौक 28 आया। लेकिन यहाँ पर कितनी संख्या और होनी चाहिए, तो ये 7 से विभाज्य हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 बचा है, यहाँ कितना होना चाहिए, तो ये 7 से विभाज्य हो जाता। अगर यहाँ पर 7 बचता, कितना बचता, 7, तो यहाँ 7 से भाग करने के लिए इसमें कितना और जोड़ें तो ये 7 से विभाज्य हो सकता है। तो 2 है, उसमें 5 और जोड़ें तो ये 7 हो जाएगा, 7 से विभाज्य हो जाता है। यानी कि 100 में हमको क्या करना है, 5 जोड़ लेना है। इस तरह से हमने 7 से विभाज्य संख्या कितनी हो गई हमारी, 7 से विभाज्य तो पहली संख्या यानी 100 और ये 5 जोड़ना पड़ता है, यानी 105 पहली संख्या हो गई। फिर तो आपको पता ही है 7 जोड़ते जाना है, यानी कि 7 जोड़ेंगे तो 112 और 7 जोड़ते हैं तो 119 हो जाता है। डैश 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 लिखते हैं। अब हमको अंतिम संख्या ज्ञात करने की है। तो अंतिम संख्या में भी आप देखो यहाँ पर जोड़ा है तो अंतिम संख्या में घटा के प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ, यहाँ रफ काम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर एक संख्या है, तो हम लोग 3 अंक की संख्या सबसे बड़ी आती है 999। 7 से भाग देते हैं तो 7 एकन 7, बचा 2, 7 चौक 28, बचा 1, अब 7 सत्ते 49, बराबर। तो यानी क्या होता है, 7 दूनी 14, 2 बार पढ़ा, कितना बचता है यहाँ पर, यहाँ बचता है 5। यानी हमको क्या करना है, ये यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो हम लोग जो भी शेष बचा है वो हमको इसमें से घटा देना है। 999 से 5 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 994 आ जाएगा। इस तरह से आप अंतिम और पहली संख्या ज्ञात कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। मैंने बोला 3 प्रश्न इस तरह के इंपॉर्टेंट है, 6 से विभाज्य, 3 से विभाज्य और 7 से विभाज्य संख्या। तो ये हमारा हो गया है। अब हमको संख्या मालूम हो गई है तो हम लोग क्या करेंगे, a बराबर ज्ञात करेंगे। a यानी प्रथम पद 105 है और d यानी कि सामान्य अंतर, पीछे वाले पद में से आगे वाला घटा दो, तो यानी कि a2 में से a1 घटा देते हैं तो हमारे पास 7 आ जाता है। और हमारे पास an यानी अंतिम पद कितना दिया गया है,
994 दिया है। अब हम यहाँ पर n ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। कितना है? 994 है, बराबर a बराबर हमारे पास कितना है? तो a बराबर हमारे पास 105 है। n हमको मालूम नहीं है और d बराबर हमारे पास 7 है। 994 ये संख्या इधर लेके आते हैं तो ये माइनस की हो जाती है। यहाँ पर n माइनस 1 गुणा 7 लिख देते हैं। घटाते हैं, एक इससे लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 5 गया तो कितना बचता है? 14 में से 5 गया तो 9 बचता है। ओके, यहाँ रह गया 8, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8। यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 घटाते हैं तो 8 बचता है। अब हम ये गुणा में है, इधर आ जाता है तो भाग में आ जाता है। ओके, अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं n माइनस 1, भाग करते हैं 7 एक 7 बचेगा कितना? 1 बचेगा और यहाँ पर 18 हो जाता है। 1 के पीछे 8 लिखते हैं तो 7 दूनी 14, यानी कि 18 में से 14 गया तो 4, 4 के पीछे 9 लगा देते हैं तो 49, यानी 7 सत्ते 49 हो जाता है, बराबर n माइनस 1 लिख देते हैं। अब 127 ये इधर आता है तो प्लस का हो जाता है और n बराबर 127 प्लस 1 यानी 128 हो जाता है। इस तरह से हमने ज्ञात किया है कि 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्या 128 है, बराबर। तो हमने ये ज्ञात किया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक बेलनाकार, 26वां प्रश्न है। एक बेलनाकार तथा शंकु की त्रिज्या समान, त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो बेलनाकार का घनफल यह शंकु के घनफल से कितनी गुनी होगी। तो हमारे पास 26वां प्रश्न है। हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? तो सबसे पहले देखो, दोनों त्रिज्याएँ समान है तो हमको खाली लिख लेने का है। हम यहाँ पर क्या करेंगे? बेलनाकार का आयतन, बराबर घनफल का जगह पर क्या आ जाता है? आयतन, हमारे नई किताब के अनुसार, और शंकु का आयतन बराबर, तो बेलनाकार का क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, और इसका क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो पाई r से पाई r कट जाता है, यहाँ 1/3 आ जाता है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, 1 गुणा नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे, 3 एकन 3, इस तरह से 3 गुना होता है। यहाँ पर यहाँ लिखते हैं इस तरह से, इस तरह बेलनाकार का आयतन शंकु के आयतन से 3 गुना होगा। अगर आपको हिंदी में पूछा है, आपने हिंदी में जवाब नहीं दिया तो आधा नंबर कट सकता है, इसलिए अगर आपने यहाँ तक किया है तो इतना लिखने में क्या जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं, r त्रिज्या वाले अर्धगोले में से काटकर बनाया गया शंकु का महत्तम घनफल, यानी ये आयतन है, ज्ञात करो। तो अपने ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये गोला बना हुआ है, तो ये हमारा देखोगे इस तरह से हम लोग यहाँ शंकु बना लेते हैं, ये हमारा शंकु बन जाता है। ये अर्धगोलाकार है। अब इसमें देखोगे तो जो h है वही r है, h बराबर r लेना है। हमको सबसे पहले लिखने का है शंकु के लिए त्रिज्या और ऊंचाई। तो आकृति के अनुसार शंकु की त्रिज्या बराबर r, ऊंचाई बराबर यानी कि h बराबर r। शंकु का घनफल
शंकु का घनफल हमारे पास हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर 1/3 है, पाई की जगह पर पाई, आर की जगह पर आर हुए और एच की जगह पर हम आर लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, 1/3 पाई आर की 2 घात और 1 घात का गुणा करते हैं तो 3 घात हो जाता है कि क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती है। 27वां प्रश्न है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के और 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सप्रमायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और दूसरा है 5 रुपये का नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कुल परिणाम लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 27वां सवाल और इसका लिखते हैं कुल परिणाम, कुल सिक्कों की संख्या या कुल परिणाम लिखते हैं। कुल परिणाम बराबर हमारे पास देखेंगे तो ये 100 होते हैं, 100 सिक्के हैं, फिर 50 सिक्के हैं, फिर 20 सिक्के हैं, फिर 10 है, सब टोटल मार देते हैं तो हमारे पास 180 आ जाता है। यहाँ पर लिखते हैं घटना ए, घटना ए डालते हैं और बोलते हैं क्या पूछा है उसने हमको 50 पैसे के सिक्के हों, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 50 पैसे के सिक्के। तो घटना ए के कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना होता है घटना ए के कुल परिणाम, तो हमारे पास कितने हैं 50 पैसे के 100 सिक्के हैं तो 100 सिक्के लिखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं पी ए। क्या होता है घटना ए के परिणाम। आप सूत्र लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो कोई बात नहीं। कुल परिणाम, कुल परिणाम। परीक्षा में हमने बहुत सप्लीमेंट्री चेक किए हैं तो बच्चे गलती क्या करते हैं, कुल परिणाम को ऊपर लिखते हैं और घटना ए के परिणाम को नीचे लिख देते हैं, जिससे आता हुआ भी सवाल उनका गलत हो जाता है। आप इस तरह की गलती ना करें। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं घटना ए के परिणाम हमारे पास 100 हैं और कुल परिणाम हमारे पास 180 हैं। 0 से 0 कट जाता है। अब कितना आया 10/18 आ जाता है और हम इसको काट सकते हैं किसी से, किससे काट सकते हैं 2 से काट सकते हैं। 2 पंजे 10, 2 निमा 18, इस तरह से 5/9 आ जाता है। अब हम दूसरा डालते हैं, दूसरे में क्या बोला है तो इसका नाम हम घटना बी डाल देते हैं। क्या बोला है कि 5 रुपये का सिक्का ना, यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है, 5 रुपये का सिक्का हो, तो ₹5 का सिक्का हो। और वह घटना बी के परिणाम कितने होते हैं, तो कितने सिक्के हैं 10 सिक्के हैं। PV आप चाहो तो सूत्र लिख सकते हो, घटना बी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना बी के परिणाम 10 हैं और टोटल कितना है 180 है। 0 से 0 कट जाता है, 1/18 हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं 28वां, एक बक्से में 3 नीले 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इन बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा नंबर 1 नीला हो, लाल ना हो। तो हम लोग यहाँ पर 29वां सवाल 28वां सवाल कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो यहाँ पर कुल परिणाम आपने लिखते हैं तो क्या है लिखा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं 3 नीले हैं प्लस 2 सफ़ेद हैं प्लस 4 लाल हैं। अगर आप ये इस तरह से नीले सफ़ेद लाल नहीं लिखते तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। टोटल मार देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4 2 6 और 3 9 हो जाते हैं। 9 कंचे हैं। पहला पूछा है हमको
नीला हो। घटना ए, घटना ए क्या है? नीला हो। अब यहाँ लिखते हैं घटना ए के कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर कितने हैं? तो नीले कितने हैं? तो 3 है, तो 3 आए। अब यहाँ पर पी ए ज्ञात करते हैं। घटना ए के कुल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो घटना ए के कितने परिणाम हैं? 3, और कुल परिणाम हमारे पास 9 आ जाता है। हम काट देते हैं तो ए 3 एकन 3, 3 तरफ 9 हो जाता है। अब हम डालते हैं दूसरा, क्या पूछा है? घटना बी लाल न हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं घटना बी के परिणाम। घटना बी के देखते हैं तो कितने परिणाम है हमारे पास? तो लाल को छोड़ करके, लाल छोड़ दो तो कितना बाकी बचा? 2, 3 और 2 कितना हो जाता है? 5। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पी बी ज्ञात करते हैं। घटना बी के परिणाम 5 और कुल परिणाम हमारे पास 9 हैं। ये कटता नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।